हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कांचरापारा वर्कशॉप के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जेई के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो कांचरापारा वर्कशॉप आते हैं वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत हुआ था पेपर। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 21 जनवरी 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जो कि अगर बात करें तो 25% IAM कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें तो इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। इसके लिए अगर बात करें तो इस पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर हम बात करें तो पहले प्रश्न की तो पूछे गए थे बियरिंग यूज्ड इन एक्सल बॉक्स ऑफ वैगन्स एंड कोचेज आर रेस्पेक्टिवली, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो बियरिंग यूज किया जाता है वैगन्स और कोचेज के अंतर्गत वह क्रमशः कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो वैगन्स और LHB कोच दो केसों में अगर बात करें हम तो इसमें CTRV बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो ICF जो कोच होता है BMBC वहाँ पर स्फेरिकल रोलर बियरिंग जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो अगर ऑप्शन के अनुसार चले हम तो वैगन और कोचेज के लिए तो वैगन के लिए हमारा CTRB यानी स्कॉटिश टेपर रोलर बियरिंग होगा, और कोचेज के लिए अगर बात करें तो स्फेरिकल रोलर बियरिंग दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं फुल फॉर्म ऑफ PLC एंड CNC आर, यानी यहाँ पर PLC और CNC का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा। तो PLC सिंपली होता है हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होता है, और CNC की अगर बात करें तो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल्स होता है। CNC जो हमारा कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल होता है वो सिंपली जहाँ पर हमारा बिल लेथिंग वगैरह किया जाता है वहाँ पर हमारा जितने भी डाटा वगैरह होते हैं उनको स्टोर करके प्रॉपर रूप से जो हमारा स्लाइड मोशंस हो या अगेरी मोशंस हो उनको मशीन टूल्स को करवाने में वो सहायक होते हैं। और CNC मशीन का ही जो पार्ट्स होता है हमारा इंटीग्रेटेड विथ HMI भी होता है और PLC, और इसके अलावा जो हमारा PLC होता है वो सिंपली हमारे जितने भी डाटा भेजा जाता है हमारा सेट किए जाते हैं उनको वह प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, उसको ऑफ या ऑन करने की जो भी कंडीशन वो PLC के माध्यम से होता है, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के माध्यम से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर फॉर PLC एंड कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल की अगर बात करें तो यह फॉर CNC हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ट्रैक गेज एंड ऑफ स्टैंडर्ड ट्रैक गेज एंड ब्रॉड गेज इन इंडियन रेलवे आर, यानी भारतीय रेलवे में जो ट्रैक गेज जो स्टैंडर्ड गेज का यूज किया जाता है और ब्रॉड गेज का यूज किया जाता है उसके लिए जो डायमेंशन रखा गया है वो कितना रखा गया है। तो सिंपली यहाँ पर बात करें हम अगर तो स्टैंडर्ड गेज की तो स्टैंडर्ड गेज का हमारा जो डायमेंशन होता है वह 1435 mm होता है। वहीं हम बात करें ब्रॉड गेज का जो भी करंट में भारतीय रेलवे में यूज किए जा रहे हैं इसका जो विड्थ होता है वह 1676 mm होता है। इसके अलावा बात करें मीटर गेज का तो मीटर गेज में जो डायमेंशन रखा गया है विड्थ वह 1000 mm का रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो नैरो गेज जो है वो मेनली 2 तरह का होता है, और इसका प्रयोग हम हिल्स वाले जो एरिया होता है पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए जो डायमेंशन रखा गया है वह 762 mm या 610 mm का 2 तरह के टाइप्स के नैरो गेज होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार जो टोटल हमारे जितने भी तरह का हमारा
जो गेज होते हैं इनका डायमेंशन यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें प्रश्न में जो पूछा गया था वो केवल स्टैंडर्ड ट्रैक गेज और ब्रॉड गेज की रिगार्डिंग पूछा गया था, जो कि 1435 mm और 1676 mm होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लोड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ CTRB एंड स्फेरिकल रोलर बियरिंग आर, यानी जो CTRB कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग जो यूज में लिए जाते हैं और स्फेरिकल रोलर बियरिंग, इनका लोड हैंडलिंग कैपेसिटी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करें CTRB का, तो CTRB में हमारा कॉम्बाइंड रेडियल लोड होता है, लोड एंड एक्सियल लोड होता है। कंबाइंड रूप से हमारा रेडियल लोड और एक्सियल लोड होता है हमारा CTRB वाले बियरिंग्स में। जबकि बात करें हम स्फेरिकल रोलर बियरिंग का, तो स्फेरिकल रोलर बियरिंग में हमारा हाई रेडियल होता है। और अगर बात करें हम एक्सियल लोड का, तो एक्सियल लोड होता है हमारा वो मॉडरेट लेवल का होता है। तो इस प्रकार हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉम्बाइंड रेडियल लोड एंड एक्सियल लोड फॉर CTRB एंड हाई रेडियल एंड मॉडरेट एक्सियल लोड फॉर स्फेरिकल रोलर बियरिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज ग्रेन्स इन अ मेटल, मेटल में ग्रेन्स क्या है। यहाँ पर ग्रेन्स के रिगार्डिंग पूछा गया है मेटल में। तो यह सिंपली जो इनर स्ट्रक्चर कोई होता है मेटल्स का, जो कि इंडिविजुअल क्रिस्टलाइन से एरिया से बना होता है। जैसे कोई हमारा मेटल है, ये हमारा बाहरी सरफेस, उसमें कोई छोटे छोटे आकार से हमारा क्रिस्टलाइन एरिया से हमारा कोई भी मेटल्स का फॉर्मेशन होता है। वही एरिया जो हमारा होता है इंडिविजुअल क्रिस्टलाइन एरिया, वही इनर स्ट्रक्चर हमारा ग्रेन्स कहलाता है किसी भी मेटल्स का। तो यहाँ पर हम बात करें तो इस प्रकार का हम ऑप्शन नंबर की अगर देखें तो कहीं भी ऑप्शन में मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर सिंपली जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है स्पॉट वेल्डिंग इज, यानी स्पॉट वेल्डिंग है। तो स्पॉट वेल्डिंग सिंपली एक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट वेल्डिंग होता है, जो कि सिंपली हमारा जो टू इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं जिसको ओवरलैप्ड करके ज्वाइंस किया जाता है, उनमें स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट वेल्डिंग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो प्रश्न पूछा गया है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के रिगार्डिंग पूछा गया है। जब हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का प्रयोग कर रहे हैं कटिंग का, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो पूछा गया है। तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है हमारा, वह हमारा ऑक्सीडाइजिंग की अगर केस में बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग के केस में हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो जो होगा वह हमारा 1.5 रेशियो 1 का रेशियो होगा। वहीं अगर आपसे न्यूट्रल फ्लेम पूछा जाता, न्यूट्रल फ्लेम के केस में, तो इस केस में यह रेशियो ऑक्सीजन से ले और एसिटिलीन के केस में 1:1 का होता है। चूंकि प्रश्न पूछा गया था ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के रिगार्डिंग में, तो 1.5:1 होगा, जो कि अगर बात करिए अगर भाग कर देने की कोशिश करेंगे आप, तो यह ग्रेटर देन 1 के केस यहाँ पर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के रिगार्डिंग पूछा गया था। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो पूछे गए थे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन गैस कटिंग, गैस कटिंग में यहाँ पर बोला गया है क्या हो सकता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हमारा एसिटिलीन और एलपीजी के केस में दिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन में हमारा कौन सा सही हो सकता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली जो हमारा एसिटिलीन होता है वो ज़्यादा फ्लेमेबल हमारा ज्वलनशील यहाँ पर
प्रोड्यूस करता है देन रिदर देन जो हमारा एलपीजी होता है उसके मुकाबले। तो यहाँ पर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब हम गैस कटिंग के केस में अगर बात करें तो एसिटिलीन प्रोड्यूस मोर फ्लेम टेम्परेचर देन एलपीजी, यानी एलपीजी से ज़्यादा टेम्परेचर फ्लेम्स में प्रोवाइड करवाएगा एसिटिलीन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ ईओटी एंड आईओटी आर। यहाँ पर ईओटी और आईओटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सिंपली जो ईओटी होता है हमारा वो इलेक्ट्रिक ओवरहेडेड ट्रैवलिंग क्रेन होता है, जबकि अगर बात करें हम आईओटी का तो यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर बात करें तो यह इंटरनेशनल जो हमारा मैन्युफैक्चर्स वगैरह होते हैं, क्रेन बनाने वाले जो कंपनीज वगैरह होते हैं वह ये आईओटी टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, यानी जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, जिसकी मदद से हम जो इलेक्ट्रिक ओवरहेडेड क्रेन जो होता है उसको मैन्युफैक्चर्स कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ओवरहेडेड ट्रैवलिंग क्रेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ईओटी में कितने तरह के मोशंस होते हैं, तो ईओटी में 3 तरह के मोशंस होते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिए, जिसमें जो 3 तरह के मोशंस होते हैं वह सिंपली होइस्ट, क्रॉस ट्रैवल और जो थर्ड मोशंस होता है वह लॉन्ग ट्रैवल मोशंस होता है। तो इस तीनों मोशंस के बारे में ध्यान रखिए, आपसे डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि ईओटी हैव डैश मोशंस। तो यहाँ पर 3 मोशंस इसका सही जवाब हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है चूज द बेस्ट ऑप्शंस फ्रॉम बिलो, व्हाट आर मेन कंस्ट्रेंट्स फ्रॉम डिजाइनिंग फॉर हाई हॉर्स पावर्स इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, जिसमें से पूछा गया कि जो हाई हॉर्स पावर वाले जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स होते हैं उनको डिजाइन करने में जो मेन कॉन्स्टेंट्स बाधाएं आते हैं वो क्या बाधाएं आ सकते हैं जब हम काफ़ी ज़्यादा हॉर्स पावर वाले जो लोकोमोटिव्स बनाते हैं, जिसे हम एचपी से डिनोट करते हैं, उनको बनाते समय क्या बाधाएं हो सकती है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो पहला बाधाएं होता है, यहाँ पर जो मेन बाधा की अगर बात करें तो वो ट्रैक्शन मोटर के जो साइज होते हैं वह काफ़ी इंक्रीज कर जाएंगे अगर हम ज़्यादा हाई हॉर्स पावर की तरफ अगर बनाने के लिए चले। और सेकेंड हो सकता है जो एक्सल लोड पर जो वेट होगा वो भी इंक्रीज करेगा, जिससे हमारा मूवमेंट होगी उसमें भी दिक्कत आ सकता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ट्रैक्शन मोटर साइज एवं एक्सल लोड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ये 2 मेन कॉज है जिसके कारण जो हमारा बाधा उत्पन्न होता है जब हम हाई हॉर्स पावर्स के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की डिजाइन करने की सोचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है एट रूम टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू थर्मल कंडक्टिविटी विच इज ट्रू। यानी यहाँ पर बोला गया कि रूम टेम्परेचर पर जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है मेटल्स के बीच, तो उसमें हम बात करें तो किस क्रम में यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। थर्मल कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो यह सिंपली जो किसी भी पदार्थ में जो हमारा हीट का जो कंडक्शन होता है, हीट का जो कंडक्शन होता है वही हमारा थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता है। सिंपली यह जानिए, जिसमें हमारा बोला गया कि जो रूम टेम्परेचर पर कौन से सीरियल क्रम में होगा। तो सबसे पहले हमारा हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो रूम टेम्परेचर पर जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा वह सिल्वर का होगा। इसके बाद हम बात करें तो कॉपर का होता है। इसके बाद हम बात करें तो गोल्ड का होता है। इसके अलावा हम बात करें तो इसके अलावा जो हमारा होता है वो हमारा एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो हमारा जिंक का होता है। इस प्रकार सोन हमारे बहुत सारे, अगर बात करें जिंक के बाद हमारा स्टील भी होता है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में केवल 3 तरह का दिया गया था, तो सिल्वर ग्रेटर देन कॉपर, कॉपर ग्रेटर देन गोल्ड यहाँ पर सही उत्तर होगा, जो कि सीरियल सीक्वेंस में यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हील बेस ऑफ आईसीएफ एंड एलएचबी कोच आर। यानी आईसीएफ और एलएचबी कोचेज का जो व्हील बेस पूछा गया वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम बात करें
तो ICF का व्हील बेस जो होता है वो 2896 mm होता है। वहीं हम बात करें LHB कोची का, तो इसका व्हील बेस 2560 mm होता है। वैगन की अगर बात करें हम, तो वैगन का व्हील बेस यहाँ पर 2000 ±5 mm होता है। वहीं वंदे भारत कोचेज की अगर बात करें हम, तो इनका जो व्हील बेस होता है वो 2700 mm होता है। यहाँ पर ICF का 2896 और LHB का 2560 mm। बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, क्वांटिटी ऑफ वेरियस डैम्पर्स इन अ फिएट बोगी। सिंगल फिएट बोगी में यहाँ पर पूछा गया है कि जो क्वांटिटी होगा वेरियस डैम्पर्स का वो कितना होगा। सिंपली यहाँ पर हम पहले बात करें कि जो फिएट बोगी जो LHB कोच में यूज में लिए जाते हैं, पहला हमारा चारों चक्कों पर प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है, इसकी संख्या 4 की संख्या में होता है। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर जो कि एयर स्प्रिंग के पास लगा होता है, इसकी संख्या पर बोगी 2 की संख्या में होते हैं। इसके अलावा हम बात करें लेटरल डैम्पर, या प्रत्येक बोगी में 1 की संख्या में होता है। इसके अलावा बात करें यो डैम्पर, इसकी संख्या 2 की संख्या में प्रत्येक बोगी में होता है, जो बॉडी और बोगी को कनेक्ट करने का काम करता है। इस प्रकार हम बात करें तो टोटल 9 की संख्या में प्रत्येक बोगी में हमारा डैम्पर्स प्रोवाइडेड होता है। अगर बात करें, अगर आपसे टाइप पूछा जाता है तो 4 प्रकार के टाइप्स होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रश्न में नंबर पूछा गया था केवल, तो यहाँ पर 4 प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, 2 सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, 1 लेटरल डैम्पर और 2 यो डैम्पर्स यहाँ पर उपलब्ध होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ए बॉक्सन HL वैगन हैज डायमेंशन ऑफ 10 मीटर, 3 मीटर एंड 3 मीटर, टोटल आउटर सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग अंडर फ्रेम फॉर पेंटिंग विल बी। यानी यहाँ पर कोई बॉक्सन HL वैगन है जिसका डायमेंशन 10 मीटर, 3 मीटर और 3 मीटर दिया गया है। ध्यान रखें यहाँ पर 3 मीटर जो है वो लेंथ है, 3 मीटर विड्थ है और 3 मीटर यहाँ पर हाइट है। यहाँ पर टोटल आउटर सरफेस के जो पेंटिंग एरिया है उनको निकालना है यहाँ पर, और इसमें जो अंडर फ्रेम को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपली हम बात करें कि कोई हमारा इस तरह का कोई हमारा वैगन है, बॉक्सन HL वैगन, जिस यहाँ पर जब बात करें हम अगर, तो 3 मीटर हमारा हाइट दिया गया है, 3 मीटर हमारा विड्थ दिया गया है, जबकि 10 मीटर हमारा लेंथ दिया गया है, जिसमें हमारा जो अंडर फ्रेम वाला पार्ट है वो यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया है, लिया नहीं गया, क्योंकि चारों तरफ से ही केवल पेंट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जब भी हम इस तरह के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 4 यहाँ पर सरफेस है हमारे चारों तरफ से, जिसमें हम प्रत्येक बाय प्रत्येक का रेक्टेंगुलर एरिया हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं कि कोई भी रेक्टेंगुलर जो होता है सरफेस, इसका जो लंबाई जो हमारा एरिया होता है वो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर हम ब्रेथ इंटू हाइट की तरफ चले तो वहाँ पर हमारा ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। तो सिंपली हम 1 बाई 1 की तरफ चलेंगे अगर, तो हमारा पहले हम इस वाले एरिया को निकाले सामने वाले पोर्शंस का, 10 इंटू 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम बात करें, जब हम इस तरह से मूवमेंट करेंगे तो फिर हम यहाँ पर हमारा 3 इंटू 3 हो जाएगा। फिर सिंपली हम आगे मूवमेंट करेंगे हम, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हमारा 3 इंटू 3 हो जाएगा। इस प्रकार एरिया जो निकल कर आएगा वो हमारा 78 मीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। लेकिन प्रश्न में हमारा केबल और केबल यहाँ पर सिंपली पुट करके रख दिया गया है, तो इसी में हम ऑप्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखें, यहाँ पर हमसे जब भी जो हम पेंटिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकलता है हमारा, उसका यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर की तरफ अगर चले तो यहाँ पर 2 बाई 10 बाई 10 कर दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ भी 10 बाई 10 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमारा यूनिट मीटर क्यू दे दिया गया, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केबल और केबल ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव इसका सही उत्तर होगा। इसका जो एरिया निकल कर आएगा वह 78 मीटर स्क्वायर निकल कर आएगा, जब हम इसमें जो अंडर फ्रेम वाले पार्ट्स है उसको हम छोड़ दें।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ देम आर माइल्ड स्टील्स एंड स्टेनलेस स्टील बॉडी बैगन्स रिस्पेक्टिवली इन इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे में यहाँ पर कौन से बैगन में माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है बनाने में और स्टेनलेस स्टील बॉडी का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपली हम बात करें जो माइल्ड स्टील के केस में हम बात करें तो बॉक्सन, बीएलसी और बोवारिन का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्टेनलेस स्टील जो बॉडी होता है वो हमारा बॉक्सन एचएल और जो बॉक्सन बैगन का जो हम रिहेबिलिटेशंस करके दोबारा मॉडिफाई करके हम बनाते हैं बॉक्सन आर, तो तब जाकर उसमें हमारा यहाँ पर स्टेनलेस स्टील और यहाँ पर हमारा माइल्ड स्टील का प्रयोग बॉक्सन में किया जाता है। तो इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर को देखें अगर तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम बात करें तो स्प्रिंग नेस्टिंग अरेंजमेंट ऑफ कैसनव 22HS बोगी इन अ सिंगल बोगी इज, यहाँ पर बोला गया कि जो कैसनव 22HS बोगी होता है उसका सिंगल बोगी में यहाँ पर स्प्रिंग के अरेंजमेंट को बताना है। तो यहाँ पर सिंपली जो हमारा कैसनव 22HS बोगी होता है वह उस केस में हम बात करें तो आउटर स्प्रिंग का जो हमारा नंबर्स होता है वह 14 की संख्या में होता है। इनर स्प्रिंग की अगर बात करें हम तो 12 की संख्या में होता है। वहीं अगर बात करें स्नबर स्प्रिंग का तो इसकी संख्या प्रत्येक बोगी में 4 की संख्या में होते हैं। तो इस प्रकार के ऑप्शन की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव्स इन इंडियन रेलवे जनरली यूजेज विच टाइप ऑफ व्हील्स, यानी यहाँ पर बोला गया कि भारतीय रेलवे में जो हाई हॉर्स पावर हाई कैपेसिटी वाले जो हमारे लोकोमोटिव्स होते हैं उसमें जनरली जो व्हील्स के टाइप्स में यूज में लिए जाते हैं वह कास्ट आयरन के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए यहाँ पर इफ अ वैगन हैज टियर बेट, यहाँ पर टियर बेट को यहाँ पर टियर बेट कर ले। टियर बेट यहाँ पर बताया गया है कि इफ अ वैगन हैज टियर बेट ऑफ 20.5 टन एंड एक्सल लोड ऑफ 21.5 टन देन इट्स मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, यहाँ पर सीसी जो है वह सिंपली कैरिंग कैपेसिटी जो होता है जो एक वैगन का जो मैक्सिमम उसमें जो जिसे हम कैपेसिटी जिसे हम अगर अदर लैंग्वेज में अगर बात करें तो उस पार्टिकुलर वैगन का पे लोड कैपेसिटी होता है, यानी उस वैगन में कितने टन तक हम उसमें कोई गुड्स वहाँ पर लोड कर सकते हैं उस पार्टिकुलर वैगन्स में। इसके लिए यहाँ पर पूछा गया कि उसका जिसका वेट यहाँ पर 25 टन है टियर वेट और एक्सल लोड 21.5 टन है, तो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि किसी भी एक्सल लोड जो हमारा ग्रॉस वेट होता है उसका अगर फोर्थ टाइम करते हैं हम तो वहाँ पर हमारा एक्सल लोड निकल कर आता है। तो सिंपली सबसे पहले हम बात करें अगर तो एक्सल लोड जो होता है वह हमारा ग्रॉस वेट का 4 टाइम्स होता है, 1/4 होता है। तो यहाँ पर हमारा सिंपली देखेंगे तो एक्सल लोड हमारा जो है वो हमारा 21.5 टन दिया गया है। 20 चूँकि हम 4 यहाँ पर इसलिए लिए गए हैं क्योंकि बैगन में टोटल हमारा जो 4 एक्सल का प्रयोग होता है और जो ग्रॉस वेट होता है वह 4वें एक्सल पर सेम बाय सेम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसी प्रकार जो हम अगर ग्रॉस वेट को 4 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक एक्सल पर जो हमारा एक्सल लोड आएगा वह हमारा एक्सल लोड कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा 21.5 टन दिया गया है और जब यहाँ पर हमारा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ग्रॉस वेट हमारा निकल कर आएगा। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 86 टन निकल कर आएगा जो इसका ग्रॉस वेट होगा ये पार्टिकुलर बैगन्स का। इसके अलावा हम बात करें अगर चूंकि यहाँ पर हमारा ग्रॉस वेट 86 टन निकल गया है तो ग्रॉस वेट जो होता है हमारा वह इक्वल होता है हमारा टियर वेट प्लस पे लोड का इक्वल होता है। यहाँ पर सिंपली समझे कि कोई भी खाली बैगन का वेट हो
और जब उसमें यहाँ पर पेलोड यानी कैरिंग कैपेसिटी जब हम ऐड करते हैं तो पार्टिकुलर वैगन्स का हमारा ग्रॉस वेट निकल कर आता है। ग्रॉस वेट पार्ट पहले ही हम 86 टन यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। टेयर वेट है यहाँ पर हमारा 20.5 टन दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा कैरिंग कैपेसिटी निकालना है, तो सिंपली 86 टन में से आप 20.5 टन को घटा ले, तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा कैरिंग कैपेसिटी वो आपका 65.5 टन निकल कर आएगा, जो इस दिए गए प्रश्न के केस में सही उत्तर होगा कैरिंग कैपेसिटी का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फॉर ऑटोमेटिक लॉगिंग एंड फॉर लिफ्टिंग ऑफ ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक हाउ मच फोर्स इन केजी इज रिक्वायर्ड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि ऑटोमेटिक लॉकिंग और फॉर लिफ्टिंग ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का यूज किया जाता है, जिसमें यहाँ पर कितने मात्रा में यहाँ पर फोर्स के रिक्वायरमेंट होगा केजी में, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हम बात करें अगर कि एटीएल जो यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जो है एटीएल या कंटेनर को लॉक करने और अनलॉक करने के लिए किया जाता है। तो सिंपली हम बात करें तो लॉक के लिए हमारा 600 केजी के वेट का फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि अनलॉक करने के लिए हम बात करें तो इसमें हमारा 1000 केजी वेट फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो 8 की संख्या में हमारा एटीएल प्रयोग किया जाता है पर बीएलसी कार में हमारा कंटेनर को लॉक करने के लिए, और जो एटीएल होता है इसका मेंटेनेंस हमारा G100 जो आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट है G100, इसके रिस्पेक्ट में हमारा एटीएल का मेंटेनेंस किया जाता है। तो यहाँ पर केवल हमसे ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का लॉकिंग बेट और लिफ्टिंग बेट्स अनलिफ्टिंग बेट पूछा गया था। यह सिंपली 600 केजी और 1000 केजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, साइड वाल्व थिकनेस एंड फ्लोर प्लेट थिकनेस ऑफ बॉक्सेन एवं बॉक्सेन एचएल वैगन्स आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर ध्यान रखिए साइड वाल्व थिकनेस और फ्लोर प्लेट का थिकनेस पूछा गया है। तो बॉक्सेन वैगन की अगर बात करें हम तो साइड वाल्व यहाँ पर और यहाँ पर आपका फ्लोर प्लेट आएगा। तो साइड वाल्व की हम बात करें बॉक्सेन वैगन मिलनी हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है, और जो हमारा बॉक्सेन एचएल वैगन होता है हमारा वो हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखें कि जो कौन सा मटेरियल कौन से वैगन में यूज में लिए जाते हैं। तो साइड वाल्व थिकनेस की अगर बात करें बॉक्सेन वैगन का तो यह 5 mm होता है, जबकि बॉक्सेन एचएल में हमारा 4 mm का थिकनेस साइड वाल्व के रूप में यूज में लिया जाता है। वहीं हम बात करें फ्लोर प्लेट का थिकनेस का बॉक्सेन वैगन के केस में तो यह 6 mm का यूज में लिया जाता है, जबकि हमारा बॉक्सेन एचएल में हमारा 4 mm का केवल यूज में लिए जाते हैं। यानी अगर बात करें हम बॉक्सेन वैगन का साइड वाल्व 5 mm और फ्लोर प्लेट 6 mm है, जबकि बॉक्सेन एचएल में दोनों केसों में हमारा केवल और केवल 4 mm का थिकनेस का साइड वाल्व और फ्लोर प्लेट का यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंडमनेशन लिमिट ऑफ व्हील डायमीटर ऑफ अ एलएचबी कोच व्हील एंड वीएलसी वैगन। यानी वीएलसी वैगन और एलएचबी कोच का जो व्हील डायमीटर कंडमनेशन लिमिट पूछा गया है वह कितना होगा। तो सिंपली अब यहाँ पर बात करें हम तो एलएचबी कोच में 915 से हमारा स्टार्टिंग होता है, जब यह रिड्यूस होकर 855 mm पर आता है तो इसे हम कंडम करते हैं। वहीं अगर बात करें हम बीएलसी का तो न्यू कंडीशन में यह 840 mm, जब यह रिड्यूस होकर 780 mm पर आता है तो इसे हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमसे केवल दोनों केसों में कंडमेशन लिमिट पूछा गया था एलएचबी और बीएलसी का। तो यहाँ पर सिंपली 855 और 780 mm इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की बात करें, यहाँ पर पूछे गए हैं इन वर्कशॉप बी यूज लिक्विड ऑक्सीजन फॉर गैस कटिंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर पूछा गया है कि वर्कशॉप के अंतर्गत जब हम लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं गैस कटिंग के लिए, तब यहाँ पर बोला गया कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। तो ऑक्सीजन की सिंपली अगर बात करें हम और नाइट्रोजन का, तो ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वह -183 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अगर बात करें नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट का तो यह -196 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर बात करें हम, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रेफरेंस टू पीयू पेंट एंड अल्काइड पेंट्स। यहां पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहां पर ध्यान रखें रेफरेंस में पॉलीयूरेथीन पेंट्स और अल्काइड पेंट्स को लेना है। तो जो पीयू पेंट्स होता है वह उसका जो ग्लॉस होता है, ग्लॉस लेवल वह सुपीरियर होता है हमारा अल्काइड पेंट्स के मुकाबले में ग्लॉस लेवल जो होता है। तो यहाँ पर हमसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फाइंड आउट करना था, तो केवल और केवल हमारा, जबकि जो पीयू पेंट्स होता है वो कॉस्टली होता है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में लेस्ट कॉस्टली दिया गया, जो कि सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर पीयू पेंट है वह ग्रेटर देन होता है कॉस्टली जो अल्काइड पेंट के मुकाबले में। तो यहाँ पर केवल और केवल वन ऑप्शन करेक्ट होगा, पीयू पेंट हैज सुपीरियर ग्लॉस ओवर अल्काइड पेंट्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है इन रेफरेंस टू पेंटिंग व्हाट इज द डीएफटी एंड विच इक्विपमेंट इज टू यूज्ड मेजर इट। यहां पर बोला गया कि पेंट के रेफरेंस में जो हम डीएफटी शब्द का यूज में लेते हैं वो डीएफटी क्या है, और इसको मेजर करने के लिए जो हम इक्विपमेंट लेते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम बात करें कि जो पेंटिंग के रेफरेंस में जो वर्ड होता है डीएफटी, वह सिंपली जिसे हम ड्राई फिल्म थिकनेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बात करें जिससे हम मेजर करते हैं अल्कोमीटर के माध्यम से, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो हम पेंटिंग का जो डीएफटी यूज में लेते हैं यह सिंपली हमारा माइक्रोन्स में मेजर किया जाता है, डीएफटी ड्राई फिल्म थिकनेस, और इसको मेजर करने के लिए जो हम यूज में लेते हैं इक्विपमेंट वो हमारा अल्कोमीटर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है बी एंड सी क्लियरेंस इन आईसीएफ को बोगी आर, यानी आईसीएफ कोच में बोगी में जो हमारा बी एंड सी क्लियरेंस होता है वो क्या क्या होता है। तो बी ए जिसमें 3 तरह के क्लियरेंस जो हमारा होता है, इसमें सी क्लियरेंस वर्तमान में यूज में नहीं लिए जाते हैं, तो इससे ज़्यादा आप रिलेट ना करें। यहाँ पर केवल और केवल वर्तमान में जो आईसीएफ बोगी में जो हमारा ए क्लियरेंस होता है वो हमारा बिटवीन एक्सल बॉक्स ग्राउंड एवं सेफ्टी बोल्ट के बीच होता है, जबकि जो बी क्लियरेंस होता है हमारा वह बिटवीन ब्लास्टर टॉप एंड बॉटम ऑफ सोल बार के बीच होता है, जो कि हमारा 40 ± 0.5 mm होता है। यहाँ पर बी क्लियरेंस की केवल बात करें तो बी क्लियरेंस हम यहाँ जो होता है वो बिटवीन ब्लास्टर टॉप एंड बॉटम ऑफ सोल बार के बीच होता है, जो कि सेकेंडरी सस्पेंशन के पास होता है। तो यहाँ जिसका अगर बात करें डायमेंशन का तो यह सिंपली 40 ± 5 mm की रेंज में होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, और वहीं अगर बात करें सी क्लियरेंस जो होता है वह मिनिमम जो डायमेंशन इसका होगा वह 95 mm होगा। तो इस प्रकार हमारा बी क्लियरेंस 40 ± 5 mm और सी क्लियरेंस 95 mm, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर हम बात करें तो न्यू एंड कंडम व्हील डायमीटर ऑफ WAP7 लोकोमोटिव्स एंड BLC वैगन। यहां पर WAP जो होता है ब्रॉड गेज AC जो पैसेंजर कोच के लिए जो लोकोमोटिव्स इसमें लिए जाते हैं 7 हॉर्स पावर वाले, और BLC वैगन है, ये दोनों का कंडम
व्हील डायमीटर पूछा गया है। तो सिंपली हम बात करें WAP7 लोकोमोटिव्स का, तो इनका जो न्यू व्हील डाया होता है वह 1092 न्यू कंडीशन में होता है। जब यह रिड्यूस होकर 1016 mm पर आता है तो इसे हम कंडम करते हैं। जबकि BLC की अगर बात करें हम BLC वैगन का, तो न्यू कंडीशन में 840 mm, जब यह रिड्यूस होकर 780 पर आता है तो इसे हम रिड्यूस करते हैं, इसे हम कंडम कर देते हैं सर्विस से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1092 mm न्यू कंडीशन में और 1016 mm कंडम कंडीशन में WAP7 लोकोमोटिव्स के लिए, जबकि BLC वैगन के लिए 840 mm और 780 mm कंडम कंडीशन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, फुल फॉर्म ऑफ IGBT। IGBT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, इन हायरार्ची ऑफ इंडियन रेलवे व्हाट इज द पे लेवल ऑफ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर और सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर। यहाँ पर दो ग्रेड के जो ऑफिसर्स का यहाँ पर नाम बताया गया है। इसका यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल जो है एज पर 7 CPC वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो साथ में वेतन आयोग के अनुसार अगर बात करें, SAG की यहाँ पर सिंपली बात करें तो यह सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं। वहीं बात करें SG का, तो यह एक सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर होता है। यहाँ पर SAG की अगर बात करें तो SAG जो होता है जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर, यह लेवल 14 के अंतर्गत आता है। जबकि अगर बात करें हम सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर्स का, तो यह सिंपली लेवल 13 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके ऊपर हमारा जो होता है वो हमारा हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, जो हमारा लेवल 15 के अंतर्गत आता है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर हमारा लेवल 14 के अंतर्गत आता है। सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर हमारा 13 के अंतर्गत आता है। और हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर जो है लेवल 15, इसके ऊपर हमारा GM यानी किसी भी जोन का जो मेन होता है जनरल मैनेजर जिसे आप बोलते हैं, वह लेवल 16 के अंतर्गत आता है। वहीं अगर बात करें जो हमारा CRB यानी चेयरमैन रेलवे बोर्ड या CEO जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, और इसके अलावा बात करें जितने भी मेंबर्स हैं रेलवे बोर्ड का और डायरेक्टर जनरल जितने भी है RPF HR वगैरह का, और चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है, यह के सारे लेवल 17 के अंतर्गत आते हैं, जो कि मैक्सिमम लेवल है रेलवे के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। यहाँ पर JAG और SG का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है हायरार्ची ऑफ इंडियन रेलवे के अनुसार। तो JAG सिंपली जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड होता है और SG होता है हमारा सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। JAG जो सिंपली है वो लेवल 12 के अंतर्गत आता है और सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर लेवल 13 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, जनरली कंप्रेसर कैपेसिटी इज मेजर्ड इन CFM। 1 CFM इज इक्वल टू हाउ मच क्यूबिक मीटर पर आवर। यहाँ पर बुलाया गया कि जो सामान्यतः जो जनरली हम जो कंप्रेसर की जो क्षमता होता है उसे हम CFM यानी क्यूबिक फीट मिनट में हम मेजर करते हैं।
लेकिन यहाँ पर बुलाया गया कि जो 1 CFM है वह कितने के इक्वल होगा, क्यूबिक मीटर पर आवर्स के इक्वल होगा। तो सिंपली 1.7 मीटर क्यूब यानी जिसे क्यूबिक मीटर पर आवर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADRM और SDGM इन इंडिया रेलवे। यानी भारतीय रेलवे के अंतर्गत जो ADRM पोस्ट होते हैं और SDGM पोस्ट होते हैं, इनका पूर्ण रूप पूछा गया है। तो ADRM का फुल फॉर्म होता है एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है, जबकि SDGM की अगर बात करें तो सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इन रिलेशन टू EOT क्रेन्स लिफ्टिंग बीच एंगल फ्रॉम हॉरिजेंटल विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट टेंशन इन अ स्लाइंग लेग। यहां पर बुलाया गया कि जब भी EOT के संबंध में यहां पर जब भी कोई हम ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते हैं तो किस एंगल पर हमें हॉरिजेंटल में प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे हमारा हाई टेंशन स्लाइंग प्रोड्यूस हो। तो इस केस में जब भी हमारा ग्रेटेस्ट टेंशन के रूप में हमारा अगर स्लाइंग लेग की अगर प्रोड्यूस करना हो तो इस केस में हम 30 डिग्री एंगल पर हम उसे लिफ्ट करेंगे हॉरिजेंटली। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर। यहां पर कोई हमारा इस तरह से हम बात करें अगर तो तीनों के बीच हमारा 120 और 120 हमारा एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के बीच हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हमारा 120 डिग्री का ही एंगल तीनों के एक्सेसों में हमारा फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 120 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, फॉर अ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम टू वर्क इन HHP लोको विच इज ट्रू। यहाँ पर सिंपली बोल दिया गया कि जो HHP लोकोमोटिव में है जो हमारा जो ब्रेक सिस्टम को वर्क करने के लिए जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक लगा होता है वह सिंपली हमेशा हमारा इलेक्ट्रिक पावर की रिक्वायरमेंट उसके लिए ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, इन WDP4 लोको इफ MR प्रेशर ड्रॉप टू लेस देन 8.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर देन द RPM रेज टू बीच नोच। यानी यहाँ पर लोकोमोटिव्स के अंतर्गत अलग अलग नोच होते हैं 1 2 लेकर 4 तक। यहाँ पर WDP4 लोको की बात किया जा रहा है यहाँ पर, जिसमें MR के प्रेशर जब यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेस देन 8.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस समय जो RPM होगा वह रेज कर जाएगा किस नोच पर। तो सिंपली यहाँ पर ध्यान रखें कि WDP4 लोको के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, जब 8.2 kg से अगर कम प्रेशर होता है तो यह सेकेंड नोच पर यहाँ पर रेज करेगा। वहीं अगर प्रश्न पूछा जाता WDG4 लोको का तो इसमें थर्ड नोच होता। तो यहाँ पर प्रश्न को आप एक बार अच्छे से पढ़े अटेम्प्ट करने से पहले। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी WDP4 के मामले में यह सेकेंड नोच इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इन HHP लोको इन रिलेशन टू कंपेनियन अल्टरनेटर विच इज ट्रू। यानी यहां पर बोला गया है कि HHP लोको में जो कंपेनियन अल्टरनेटर के रिलेशन में क्या कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है वो यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर सिंपली आप ध्यान रखें कि जो कंपेनियन अल्टरनेटर होता है वो फिजिकली तो कनेक्टेड होता है जो हमारा कंपेनियन है, बल्कि वो जो हमारा इलेक्ट्रिकली रूप से वह सेपरेट होता है ट्रैक्शन अल्टरनेटर के से मुकाबले में।
तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा कि जो हमारा कंपेनियन है वो अल्टरनेटर्स के मुकाबले में जो हमारा फिजिकली तो कांटेक्ट होता है, हमारा फिजिकली कांटेक्ट तो होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकली होता है वो हमारा कनेक्ट नहीं होता है ट्रैक्शन अल्टरनेटर के साथ। साथ ही साथ हम बात करें जो हमारा कंपेनियन होता है वो विद इन द मेन जनरेटर हाउसिंग के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर सेकेंड हम बात करें, पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर सही दिया गया है, लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है जो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड बट नॉट फिजिकली कनेक्टेड, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट दे दिया है, क्योंकि वो फिजिकली तो कनेक्टेड होता है लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आउटसाइड है दिया गया है, लेकिन यह गलत है, यह इनसाइड में होता है, इनसाइड ही होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन आ WDM 3D एंड WDM 3A लोको व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो। यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो पूछा गया है, दो लोकोमोटिव्स यहाँ पर दिए गए टैब्स। तो सिंपली हम बात करें कि WDM 3D जिसका हम बात करें कंप्रेशन रेशियो का तो वह 11.75 रेशियो 1 के रिस्पेक्ट में होता है। जबकि यहाँ पर हम बात करें WDM 3A की अगर बात करें हम तो यह सिंपली हमारा 12.5 रेशियो 1 के रिस्पेक्ट में हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है। इस प्रकार के ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर प्रश्न की बात करें हम, रिसेंटली इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन शीतल देवी गॉट विच अवार्ड इन विच स्पोर्ट्स, यानी हाल ही में जो भारतीय स्पोर्ट्स वोमेन है शीतल देवी जिसे अवार्ड दिया गया था किस खेल में। तो यहाँ पर हम बात करें जो शीतल देवी जो रिलेटेड है, अभी हाल ही में उन्हें अर्जुन अवार्ड के द्वारा नवाजा गया था भारत हमारे जो राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा। जो अभी जो हाल ही में जो पारा आर्चरी में हुआ था उसमें उन केस में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने पारा एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल्स लेकर आए थे। ध्यान रखिए जो यह स्पोर्ट्स था वह आर्चरी यानी जो तीरंदाजी आप बोलते हैं उनके केस में वह इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट यहां पर प्रश्न पूछे गए हैं, इन मंथ ऑफ जनवरी 2024 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिटेड विच आइलैंड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो जनवरी महीने जो 2024 में जो माननीय प्रधानमंत्री है वह कौन से आइलैंड को विजिट किए थे। तो हाल ही में काफ़ी विवादास्पद रहा था मालदीव और लक्षद्वीप में। तो यहाँ पर अपने जो क्षेत्र में आते हैं आइलैंड्स वह लक्षद्वीप में उनका विजिट रहा था, जिसके बाद ही जो मालदीव्स के जो ट्वीट्स आप देखने को मिल रहे हैं वो लक्षद्वीप में ही विजिट के बाद ही आया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 3 फेज मेमो। यहाँ पर 3 फेज मेमो का मतलब क्या आप समझते हैं। तो 3 फेज मेमो का सिंपली मतलब होता है कि जो हमारा ट्रैक्शन मोटर यूज में लिया जाता है वह 3 फेज ट्रैक्शन मोटर्स होता है जो कि ऑपरेट्स होते हैं 3 फेज पर। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रैक्शन मोटर होगा इट्स यूजेज 3 फेज मोटर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन CLW इंसेंटिव स्कीम व्हाट इज द कंटीजेंसीज अलाउंस, गेजिंग अलाउंस एंड फैटिक अलाउंस। यहाँ पर CLW जो पैटर्न्स है चित्ररंजन लोकोमोटिव्स इंसेंटिव पैटर्न्स, इसमें
अलग अलग कर्मचारी में यहाँ पर क्लासीफाई किए जाते हैं। इनको जो इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाता है वह मेनली जो कर्मचारी को टाइम अलॉट किया जाता है और जो कर्मचारी के द्वारा टाइम टेकन किया जाता है इसके भी जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन होता है उन कार्य के लिए उन्हें CLW पैटर्न्स के अनुसार इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें कर्मचारी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डायरेक्ट वर्कर में जो टेक्नीशियन वगैरह आते हैं उन्हें इंक्लूड किया गया है। जबकि इसके अलावा हम बात करें तो EIW जो होता है इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर, इसमें जो सुपरवाइजर ग्रेड जो होते हैं और जो क्रेन ड्राइवर वगैरह होते हैं इनको रखा गया है। इसके अलावा जो IW होता है इनडायरेक्ट वर्कर, इसमें असिस्टेंट वगैरह को रखा गया है, जिसमें इसको जो IW वाले को इसमें इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। लेकिन जो बात करें हम जो डायरेक्ट वर्कर और EI वर्कर होते हैं इनको इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें बोला गया कि जो कंटीजेंस अलाउंस जो है जिसे हम आकस्मिकता भत्ता जिसे हम बोलते हैं, गेजिंग अलाउंस और फैटिंग अलाउंस वो कितना कितना दिया जाता है। तो सिंपली यहाँ पर बात करें कंटीजेंसी जो अलाउंस होता है वह कर्मचारी को 10% प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा बात करें गेजिंग अलाउंस जो है वह 5% प्रोवाइड करवाया जाता है। वहीं इसके अलावा बात करें हम फैटिग अलाउंस का, तो जो फैटिग अलाउंस है वह कर्मचारी को 12.5% प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस प्रकार के ऑप्शन की अगर बात करें हम तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है थिकनेस ऑफ सोल बार, रूफ सीट एंड आउटर हेड स्टॉक ऑफ इन एन ICF कोच रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो ICF कोच के जो सोल बार के थिकनेस मोटाई, रूफ सीट का मोटाई और आउटर हेड स्टॉक का मोटाई यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली जो सोल बार का मोटाई होता है वह 5 mm, रूफ सीट की अगर बात करें तो रूफ सीट का थिकनेस होता है 1.6 mm। वहीं आउटर हेड स्टॉक की अगर बात करें हम तो यह 8 mm इसका थिकनेस होता है। तो इस प्रकार के ऑप्शन जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है द ऑक्सिलरी रिजर्वायर कैपेसिटी इन LHP कोच आर, यानी LHP कोच में जो एयर टैंक यूज में लेते हैं हम वो सिंपली 125 लीटर्स और 75 लीटर्स का होता है अलग अलग, जो कि ब्रेकिंग पर्पस और टॉयलेट पर्पस के लिए हमारा यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है द लेंथ ओवर कपलर, यहाँ पर LOC पूछा गया है BCN HL वैगन का और BCN A वैगन्स का। तो ध्यान रखिए जो LOC है BCN HL वैगन का जो लेंथ ओवर कपलर होता है वह सिंपली हमारा 10,963 mm है। वहीं अगर बात करें BCN A वैगन्स का लेंथ ओवर कपलर का तो यह सिंपली 14,450 mm होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन नंबर केवल और केवल सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज CRF सेक्शन इन अ वैगन, वैगन में जो CRF सेक्शन होता है वो क्या है। तो CRF सेक्शन सिंपली हमारा कोल्ड रोलेड फॉर्म्ड होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CRF बोलते हैं। यानी कोई भी आइटम जिसे कोल्ड रोल फॉर्म से अगर बात करें तो उसे CRF सेक्शन कहलाएंगे। वैगन के केस में हम बात करें अगर तो जो CRF सेक्शन फॉर्म्ड किए जाते हैं वो सिंपली जो हमारा वैगन का जो टियर वेट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम CRF सेक्शन का यूज हम वैगन के अंतर्गत लेते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा कोल्ड रोलेड फॉर्मिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है इन स्टेनलेस स्टील vs माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील हैज डैश। यहां पर दो स्टील दिया गया है, स्टेनलेस स्टील और माइल्ड स्टील।
यानी स्टेनलेस स्टील जो हमारा बॉक्सन एचएल वगैरह का मैन्युफैक्चर्स में यूजुअली लिया जाता है, और बॉक्सन आर वगैरह भी इसी से मैन्युफैक्चर्स किए जाते हैं। बॉक्सन एचएल, बॉक्सन आर। वहीं अगर बात करें माइल्ड स्टील का, तो माइल्ड स्टील हमारा सिंपली बॉक्सन वगैरह जो हमारा वैगन मैन्युफैक्चर्स किए जाते हैं वह हमारा माइल्ड स्टील के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम पूछा गया है कि जो स्टेनलेस स्टील है उसके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वह कम होता है, साथ ही साथ जो हाई कोफिशिएंट जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो हाईली कोफिशिएंट होते हैं रेदर देन माइल्ड स्टील के मुकाबले में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज HABD इन इंडिया रेलवे। भारतीय रेलवे में जो HABD यूज में लिया जाता है वह सिंपली हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्शन होता है। इसका फुल फॉर्म सिंपली जो कि हमारा हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्शन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो HABD होता है वह सिंपली जो हमारा रेलवे में जितने भी सीरियस एक्सीडेंट होते हैं जैसे कि डिरेलमेंट या फायर्स वगैरह लगते हैं हमारे एक्सल्स में, जो कि ओवरलोडेड बियरिंग्स के कारण होता है, ओवरलोडेड, उनको यह डिटेक्ट करने का काम करता है, जिससे जो हमारा काफ़ी हमारा जो सीरियस जो एक्सीडेंट वगैरह है उसको प्रिवेंट करने में हमारा HABD सहायक होते हैं, जिससे हम कोई भी टाइम पूर्वक हमारा जो एक्सल पर कोई भी लोड आए तो उससे हम करेक्ट एक्शन ले सके। ये भी वह सिग्नल को भेजने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन टर्म ऑफ वेल्डिंग HAZ इज, यानी HAZ के संबंध में जो हमारा वेल्डिंग के संदर्भ में वो जो HAZ वर्ड है यह क्या कहलाता है। तो HAZ सिंपली हमारा हीट अफेक्टेड जोन होता है, हीट अफेक्टेड जोन होता है। तो यहां पर बोला गया है कि जो इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग HAZ इज, तो HAZ यानी हीट अफेक्टेड जोन यानी एरिया जो मेटल का ऐसा एरिया जहां पर वह मेल्टेड नहीं हो और साथ ही साथ वह चेंजेज के लिए कोई उनके जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स का वह चेंजेज की स्थिति में हो, तो वह HAZ के अंतर्गत ही आता है। यानी ऐसा एरिया मेटल का जो अभी मेल्टेड ना हुआ हो। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एरिया डेट इज नॉट मेल्टेड। बल्कि जो इफेक्टेड जोन में आएगा तो मेल्टेड ना होने के बदले वो कोई जो उसका प्रॉपर्टीज है मेटल्स का वो चेंज के स्थिति में है, प्रॉपर मेल्ट ना हो। तो यही हमारा HAZ वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन वर्कशॉप बी ऑफन यूज EST टेस्टिंग विच ऑफ बिलो ऑप्शन कैन बी अल्ट्रासोनिक वेव्स। यहाँ पर बोला गया कि वर्कशॉप के अंतर्गत हम पढ़ाया जो EST टेस्टिंग करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, जो एक्सल में इंटरनल फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने का काम करता है, इंटरनल फॉल्ट्स को डिटेक्ट करता है हमारा। इसमें बोला गया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स के लिए, जो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर सिंपली जो अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, जो हमारा 20,000 से एभव अगर हमारा फ्रीक्वेंसी निकलता है तो जो हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल एक ऑप्शन इस प्रकार का दिया गया है, तो जो कि 25,000 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, DPT टेस्टिंग यानी ड्राई पेंट्रेट टेस्टिंग जो है, जिसे हम NDT यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंतर्गत आता है। द आइडियल स्टेप शुड बी, यानी जब भी हम DPT टेस्टिंग करेंगे तो हमारा जो आइडियल स्टेप होगा वो क्या होगा। तो सिंपली सबसे पहले हम जिस भी सरफेस हमें DPT टेस्ट करना हो, सबसे पहले हम उसे क्लीनर की मदद से हम क्लीन करेंगे। सेकेंड स्टेप हम यहाँ पर होगा
कि जो रेड डाई होगा हमारा उसे हम उस पर पेंट्रेट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा डेवलपर का यूज करेंगे जो कि हमारा वाइट कलर का होता है। जब हम रेड डाई को लगाने के बाद जब भी हम डेवलपर यानी वाइट कलर का यूज करेंगे, अगर वाइट कलर के ऊपर हमारा रेड कलर अगर लकीर बन के ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो पार्टिकुलर सरफेस पर हमारा क्रैक हो सकता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लीनर देन पेंट्रेंट देन डेवलपर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, FRP इज ऑफन यूज्ड इन इंडियन रेलवे एज वन ऑफ मटेरियल इन रिलेशन टू FRP विच इज ट्रू। यानी FRP को हम भारतीय रेलवे में यूज में लेते हैं मटेरियल के तौर पर, जिसमें बोला गया कि FRP के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पर। तो FRP सिंपली हमारा फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक होता है। यह सिंपली कंपोजिट मटेरियल है हमारा प्लास्टिक और फाइबर्स का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर प्रश्न पूछे गए हैं, WAP5 एंड WAP7 हैज बीच बोगी। तो यहां पर मेनली हमारा लोकोमोटिव्स के अंतर्गत दो तरह के बोगी यूज में लिए जाते हैं। अगर हमारा बोगी दो एक्सल के साथ अगर फॉर्मेशन होता है हमारा, तो इसे हम बोबो बोगी के तौर पर जानते हैं। अगर एक्सल हमारा 3 एक्सल के साथ हमारा बोगी का फॉर्मेशन होता है हमारा, तो इसे हम कोको टाइप्स के बोगी के तौर पर जानते हैं। तो सिंपली हम जानते हैं कि जो WAP5 लोकोमोटिव्स है इसमें दो तरह के एक्सल्स होते हैं। तो इसमें हमारा बोबो टाइप्स बोगी यूज में आएगा और WAP7 में हमारा 3 एक्सल्स का यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर WAP5 बोबो और WAP7 हमारा कोको टाइप्स की बोगी यूज में आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहां पर प्रश्न है, इन WAP7 लोकोमोटिव्स ट्रैक्टिव इफर्ट्स आर ट्रांसफर्ड इन सीक्वेंस ऑफ। यानी WAP7 लोकोमोटिव्स में जो ट्रैक्टिव इफर्ट्स जो ट्रांसफर किए जाते हैं वो सबसे पहले हमारा सेकेंडरी स्प्रिंग्स पर होता है, फिर हमारा बोगी फ्रेम्स पर होता है, फिर हमारा प्राइमरी स्प्रिंग्स पर होते हुए हमारा बेस की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर सेंटर पिवट दे दिया गया है तो जो कि गलत है। सेकेंड में भी सेंटर पिवट से स्टार्ट है, गलत है। यहाँ पर सेकेंडरी स्प्रिंग से स्टार्ट तो हुआ है लेकिन यहाँ पर हमारा बुलस्टर वगैरह आ गए हैं जो कि गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ एक्सल बॉक्स बियरिंग LHB कोच शुड बी विड्रॉन फ्रॉम सर्विस। यहाँ पर बोला गया कि जब LHB कोच में जो एक्सल बॉक्स का टेम्परेचर कितने पर अगर लिमिट क्रॉस करता है जब हम उसे सर्विस से विड्रॉ कर लेंगे। तो जब हमारा कोचेज में जो हमारा LHB कोच की केस में अगर बात करें तो जब हमारा एक्सल बॉक्स का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से अगर अपर जाता है तो हम उसे सर्विस से विड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज WMS इन वर्कशॉप। वर्कशॉप के अंतर्गत जो WMS है वो क्या होता है। WMS सिंपली हमारा वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस होता है, जिसे आप मैनेजमेंट सस्पेंस के तौर पर भी जान सकते हैं। जो कि हमारा जितने भी वर्कशॉप के अंतर्गत एक्सपेंसेज होते हैं उसे एनालाइज करना हो, एक्यूमुलेटेड रूप से हमें एनालाइज करना हो, जिससे हमारा सोर्स ऑफ वेस्ट के और इफिशियंसी के तौर पर हम पिन पॉइंट कर सके। इसके लिए हमारा WMS यानी वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस बनाया गया है। अगर बात करें तो यह सिंपली हमारा प्लान हेड 72 के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस या मैनेजमेंट सस्पेंस आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस।
नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, विच प्लान हेड इन इंडियन रेलवे रिलेटेड टू वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी वर्कशॉप एवं प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड जो भी प्लान हेड है भारतीय रेलवे के अंतर्गत वो कौन सा है। तो सिंपली यहाँ पर बात करें कि जो प्लान हेड 41 है वो हमारा एमएनपी यानी मशीनरी एवं प्लांट से रिलेटेड है। प्लान हेड 42 हमारा वर्कशॉप एवं प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड है, जबकि प्लान हेड और प्लान हेड 43 और 44 अभी वर्क में नहीं है। तो यहाँ पर केवल और केवल प्लान हेड 42 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो प्लान हेड 21 जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि आरएसपी यानी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम से रिलेटेड है। इसके अलावा हम बात करें 51 प्लान हेड का, तो यह स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है। इसके अलावा बात करें तो प्लान हेड 53 जो कि पैसेंजर एंड अदर यूजर एम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। वहीं बात करें हम प्लान हेड 16 का, तो यह ट्रैफिक फैसिलिटीज और यार्ड रिमॉडलिंग वर्क से रिलेटेड होता है। वहीं प्लान हेड 31 की अगर बात करें हम तो ट्रैक रिन्यूअल से रिलेटेड है। वहीं अगर बात करें हम प्लान हेड 65 का, तो यह ट्रेनिंग और एचआरडी से रिलेटेड होता है। और एक होता है प्लान हेड 71 जो कि स्टोर सस्पेंस से होता है। ये जितने भी प्लान हेड आपको बताए जा रहे हैं, इससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फुल फॉर्म ऑफ डीआरएफ एंड इन सीएपी इन इंडियन रेलवे, यानी रेलवे में जो सीएपी में जो डीआरएफ होता है उनका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सिंपली जो हमारा डीआरएफ होता है वह डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है, जिसका प्रयोग हम जितने भी ओल्ड एसेट्स होते हैं हमारे उनके रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल्स ऑफ ओल्ड एसेट्स, ध्यान रखिए ओल्ड एसेट्स के रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल्स के रिलेटेड जो भी फंड है हमारा, जिसे हम डीआरएफ यानी डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं, वह इससे रिलेट करता है। इसके अलावा जो सीएपी होता है जिसे हम कैपिटल फंड के तौर पर रखते हैं, जिसको क्रिएट किया जाता है न्यू एसेट्स को, जिसके लिए न्यू इन्वेस्टमेंट वगैरह किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड एंड कैपिटल फंड इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज पीएससी एंड ईआरसी इन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स में जो पीएससी यूज में लिए जाते हैं वो ईआरसी यूज में लिए जाते हैं वर्ड, यह क्या वर्ड है। तो यह सिंपली अगर बात करें हम तो पीएससी जो होता है वह प्री स्ट्रेच्ड कंक्रीट होता है, और जबकि ईआरसी की अगर बात करें तो यह इलास्टिक रेल क्लिप होता है, इसका फुल फॉर्म। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज एसईजे इन रेलवे ट्रैक्स एंड इट्स यूज, यानी रेलवे ट्रैक्स में जो एसईजे यूज में लिया जाता है वो क्या है और इसका यूज क्या है। तो एसईजे सिंपली हमारा कोई ट्रैक्स होता है स्विच एक्सपेंशन जॉइंट से आप बोल सकते हैं फुल फॉर्म में। जैसे कोई हमारा ट्रैक्स है तो इस तरह से हमारा ट्रैक्स हमारा जैसी कर्व होता है, तो फिर यहाँ से हमें ज्वाइंट करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जो जहाँ पर हमारा कर्व ज्वाइंट होता है, हमारा एक्सपेंशन ज्वाइंट्स, यहाँ पर बोल्ट लगाकर हम इसे हम सुरक्षित करते हैं पॉइंट्स को। तो यही पॉइंट हमारा एसईजी कहलाता है, जिसे हम स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर डी स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट। और इसकी यूज की अगर बात करें तो टू परमिट एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन रेल्स, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इन इंडियन रेलवे बी आर मोस्टली यूजिंग, भारतीय रेलवे में जो रेल्स यूज में लिए जाते हैं मोस्टली वह 60 kg रेल्स वर्तमान में मोस्टली लिए जा रहे हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इन इंडियन रेलवे बी यूज ओएचई सप्लाई ऑफ, भारतीय रेलवे में जो ओएचई ओवर जो इलेक्ट्रिक लेते हैं हम, उनका सप्लाई हमारा 25 kV वोल्ट होता है।
और 50 हर्ट्ज का होता है, वह सिंगल फेज होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन वर्कशॉप चीफ वर्कशॉप मैनेजर यानी CWM इज टू competent टू सैंक्शन एक्स इंडिया लीव टू अ नॉन गेजेटेड रेलवे सर्वेंट अप टू हाउ मच टाइम। यानी यहाँ पे बोला गया है कि वर्कशॉप के अंतर्गत CWM के पास कितना क्षमता है कि वह किसी नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मचारी को भारत से बाहर छुट्टी जाने तक कितने टाइम पीरियड तक वो छुट्टी दे सकता है। तो इसके लिए DRM डिवीजन लेवल पर DRM और वर्कशॉप लेवल पर CWM को नॉन गेजेटेड कर्मचारी अगर एक्स इंडिया ने भारत से बाहर जाता है तो अप टू 24 मंथ्स तक वह छुट्टी दे सकता है, वो इसके लिए वो कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, फ्लैट टायर इन वैगन्स एंड कोचेज इन परमिसिबल अप टू। यानी फ्लैट टायर अगर बात करें वैगन्स में और कोचेज में परमिसिबल होता है वो कितना होता है। तो सिंपली जो हमारा कोचेज और लोकोमोटिव्स के अंतर्गत बात करें हम तो 50 mm तक परमिट होता है, जबकि बैगन के केस में हम बात करें तो बैगन में यह 60 mm हमारा फ्लैट टायर परमिसिबल होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, अमाउंट ऑफ ग्रीस चार्ज इज CTRB ई क्लास बियरिंग। यानी यहाँ पर ध्यान दें ई क्लास बियरिंग के बारे में बात किया जा रहा है, फ्रेट स्टॉक ड्यूरिंग ओवरहोलिंग के दौरान जब भी हम CTRB ई क्लास बियरिंग में जब हम ग्रीस को चार्ज करते हैं, फिल करते हैं, तो इसकी जो क्वांटिटी होता है, अमाउंट होता है, वह 400 ± 30 ग्राम्स में रिस्पेक्ट में होते हैं, जो कि नए मैनुअल के अनुसार बताए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, तदोबा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड एट। जो तदोबा जो बाघ अभ्यारण्य है, रिजर्व है, वो कौन से स्टेट्स में या सिचुएटेड है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो तदोबा जो टाइगर रिजर्व है वो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र के अंतर्गत है वहाँ पर यह लोकेटेड है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल दामोदर रिवर ओरिजिनेटेड इन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो दामोदर रिवर है वह सौरो ऑफ बंगाल के तौर पर जाना जाता है। यानी पश्चिम बंगाल का जो सौरो होता है, दुख वाली जो नदी होता है दामोदर रिवर, इसका ओरिजिनेशन जो खमारपात जो हिल्स है वहाँ पर छोटा नागपुर जो प्लेचू है पठार, वहाँ से यह इन्हें ओरिजिनेट होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन टर्म्स ऑफ हाइट कंचनजंगा माउंटेन इन द वर्ल्ड इज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि हाइट के टर्म्स में जो कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंचा स्थान रखता है वह वर्ल्ड में जो स्थान है उसका क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करें जो कंचनजंगा जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं, इसकी अगर बात करें हम हाइट का तो इसका जो हाइट है वह 8598 मीटर इसका हाइट है। यहाँ पर भारत में इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में यह अपना पहला स्थान रखता है। जबकि अगर बात करें हम वर्ल्ड में तो वर्ल्ड में एज पर हाइट के मुकाबले यह तीसरा स्थान है, थर्ड रैंक रखता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड हाईएस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इंडिया शेयर्स लार्जेस्ट बाउंड्री विथ। भारत जो है वह लार्जेस्ट बाउंड्री वह किसके साथ शेयर करता है, तो वह सिंपली बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। जिसकी अगर बात करें तो एरिया का बाउंड्री तो वह 4096 किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है बाउंड्री बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है,
डबल हेम्प कैमल यानी डबल कुबर वाले, जिसे हम डबल कुबर वाले जो कैमल्स बोलते हैं, ऊंट बोलते हैं, वह भारत में कहाँ पाया जाता है? डबल हेम्प कैमल, या सिंपली जो हमारा यूनियन टेरेटरी जो है हमारा लद्दाख, वहां पर यह पाया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच ऑफ देम इज बेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। यानी यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए नदी का, इसमें से पश्चिम की ओर बहने वाला रिवर कौन सा है भारत के अंतर्गत। तो यहां पर हम बात करें कि जो पश्चिम की ओर बहने वाला 2 तरह की ही नदी है हमारे, एक हमारा नर्मदा और एक हमारा ताप्ती। ये 2 नदी है केवल और केवल मोस्टली जो हमारे वेस्ट की तरफ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो गोदावरी दिया गया है जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, गलत हो जाएगा। कावेरी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके अलावा हम बात करें दामोदर, ये भी हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। जबकि हमारा जो बात करें नर्मदा रिवर की अगर बात करें तो यह हमारा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड इन विच ईयर बाय विच वायसराय। यानी यहां पर बोला गया है कि जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का विभाजन, वह कौन से वर्ष में हुआ था और किसके द्वारा, कौन से वायसराय उस समय गवर्नर जनरल जिसे हम वायसराय बोलते हैं वो कौन से थे अभी उस दौरान। तो यहाँ पर हम बात करें पार्टीशन ऑफ बंगाल का, बंगाल के विभाजन का, तो वह 1905 में हुआ था। उस समय वायसराय थे वह लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर प्रश्न है, ऑपरेशन स्माइल बुद्धा वाज रिलेटेड टू। यानी जो ऑपरेशन स्माइल बुद्धा चलाया गया था जब भारत में न्यूक्लियर टेस्ट करवाए जा रहे थे पहली बार, उस दौरान एक कोड नेम दिया गया था टेस्टिंग के दौरान, जिससे किसी भी सूचना एजेंसी को पता न लग सके। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो रिलेट किया गया था वह फर्स्ट न्यूक्लियर जो बॉम्ब के लिए जो किया गया था टेस्टिंग, उस केस के लिए यह कोड नेम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। यहां पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट यह जो पहली बार कंडक्ट करवाया गया था वह पोखरण राजस्थान के अंतर्गत किया गया था 18 मई 1974 के दौरान। यह पहली बार पोखरण के अंतर्गत टेस्टिंग किया गया था न्यूक्लियर बम का, जिसके लिए कोड नेम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट जो प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, इन फेमस कोरोना वायरस इन 2019 वाज। 2019 में जो फेमस होने वाले जो कोरोना वायरस थे उनका कौन सा वेरिएंट था, तो वह सिंपली SARS-CoV-2 वायरस के तौर पर था। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इन फेमस जालियांवाला बाग मैसाकर हैपेंड। यानी जो जालियांवाला नरसंहार हुआ था, मैसाकर हुआ था, वो कब हुआ था, तो यह सिंपली 13 अप्रैल 1919 में कंडक्ट करवाया गया था। उस समय जो जनरल थे वह जनरल डायर के आदेश पर यह नरसंहार यानी फायरिंग करवाया गया था। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट यहां पर प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द G20। G20 का जो प्राइमरी पर्पस है, मुख्य जो पहला पर्पस रखा गया है वो क्या रखा गया है। तो पहला पर्पस जो है G20 का कि जो हमारा ग्लोबली इकोनॉमी स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाए, साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको भी प्रमोट किया जाए। इसके लिए G20 2023 का समिट भारत में इंडिया के अंतर्गत किया गया था।
जो कि केवल और केवल जिसका प्राइमरी पर्पस था कि जो हमारा ग्लोबल लेवल पर हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाए, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी हमारा प्रमोट किए जाते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग स्टील टू अ हाई टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट रैपिडली टू अ इंक्रीज इट्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। यानी यहाँ पर बोला गया है कि एक स्टील को हीटिंग प्रोसेस में हम हाई टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, फिर उसके बाद अचानक से रैपिडली हम उसे ठंडा करते हैं, जिससे उसके जो स्टील का हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो है वह इंक्रीज कर जाए। तो इस प्रोसेस को हम किस तौर पर जानते हैं? तो इस प्रोसेस को हम क्वेंचिंग प्रोसेस के तौर पर जानते हैं, जिसमें किस स्टील को हम हाई टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, फिर उसे अचानक से हम ठंडा करते हैं, जिससे उसके हार्डनेस और स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी देखने को मिले। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी क्वेंचिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट बर्ड लाइफ। यानी यहाँ पर बोला गया है कि भारत के अंतर्गत कौन सा सबसे बड़ा साल्ट वाटर लेक है जो कि अपने वाइब्रेंट बर्ड लाइफ यानी जीवन पक्षी जीवन के लिए जाना जाता है। तो इसमें जो हमारा लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक जो होगा वह चिलिका झील होगा, जो कि हमारा उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है, उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जो कि अपने वाइब्रेंट बर्ड लाइफ के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईएमडी। ईएमडी का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, कभी कभी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है इन इंडियन रेलवे टेंडरिंग। भारतीय रेलवे में जो टेंडरिंग किया जाता है, इसमें जो ईएमडी वर्ड जो है इसका क्या उद्देश्य है? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का। तो यह सिंपली जो ईएमडी होता है यह इंश्योर करवाता है कि जो कोई भी टेंडरिंग में जो बिडर्स भाग ले रहे हैं वह सीरियस है पार्टिकुलर वर्क्स के लिए, साथ ही साथ वह किसी भी डिफॉल्ट्स के लिए नहीं है। तो इनके लिए उन्हें पार्टिकुलर कुछ परसेंटेज रखा जाता है बीड के तौर पर, जिससे कंपनी जो पार्टिकुलर जो प्राइवेट पार्टीज है उनके द्वारा यह फिल करना होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, टू इंश्योर दैट द बिडर्स आर सीरियस एंड डू नॉट डिफॉल्ट ऑन दियर बिड्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कि विच ऑफ द ऑर्गन हैज लार्जेस्ट सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन। यानी यहाँ पर जो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन के यहाँ पर नाम बताना है जो कि लार्जेस्ट सरफेस एरिया रखता है ऑब्जर्वेशन के केस में। तो यह सिंपली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके पास लार्जेस्ट सरफेस है फॉर ऑब्जर्वेशन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, चंद्रयान 3 लॉन्चेड इन 2023 कंसिस्ट ऑफ। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो चंद्रयान 2023 जो 2023 में लॉन्च किया गया था, इसमें जो बना हुआ था जो पार्ट से, जिसमें हमारा जो विक्रम था वो लैंडर के तौर पर यूज किया गया था और जो प्रज्ञान है वो रोवर के तौर पर यूज किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इन वेपर कंप्रेसर साइकिल बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन वाल्व। यानी यहाँ पर बोला गया है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंतर्गत क्या कंडीशन है रेफ्रिजरेंट का, जब भी हमारा वेपर कंप्रेसर जो साइकिल्स होता है जब भी एक्सपेंशन वाल्व में इंटर करता है उससे पहले वह हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड के तौर पर होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहां पर प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ कंप्रेसर इज यूज्ड इन आवर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार के कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली जो हम कंप्रेसर डोमेस्टिक के तौर पर यूज में लेते हैं वो हमारा पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग टाइप्स का हमारा होता है कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग टाइप्स का हमारा कंप्रेसर होता है जिसका प्रयोग हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है एक कैंटिलीवर बीम हैज फ्लोइंग प्रॉपर्टीज। एक कैंटिलीवर जो बीम होता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो कैंटिलीवर में हमारा सिंपली जो हमारा एक एंड होता है वो फिक्स होता है, अदर एंड हमारा फ्री होता है। तो यहाँ पर सिंपली हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यही कैंटिलीवर बीम्स का एक प्रॉपर्टीज होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस इन अ बीम ऑफ सर्कुलर सेक्शन। ये सर्कुलर सेक्शन बीम के केस में जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो रेशियो होगा और एवरेज शियर स्ट्रेस का जो रेशियो होगा वो क्या क्या होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हम जानते हैं कि जो शियर स्ट्रेस होता है हमारा वो हमारा सर्कुलर सेक्शन का वह सिंपली हमारा 4b/3a 1 - y² - r² होता है। सिंपली हम जानते हैं कि जब भी यहाँ पर हमसे बोला गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के मामले में, तो मैक्सिमम के केस में जो हमारा तभी होगा जब हमारा जो y का वैल्यू है वो हमारा 0 हो, तभी जाकर हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल सकता है। जब इसका वैल्यू 0 होगा तो ऑटोमेटिक यह वाला पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपका जो निकल कर आएगा वह 4b/3a निकल कर आएगा। और चूंकि आप जानते हैं कि v/a जो होता है वो आपका एवरेज जो होता है शियर स्ट्रेस होता है हमारा वो होगा। तो सिंपली यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस शियर स्ट्रेस जो सर्कुलर सेक्शन का हुआ इक्वल टू 4/3 शियर स्ट्रेस ऑफ एवरेज हमारा इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज। यानी यहाँ पर बोला गया कि ब्रेन का कौन सा पार्ट्स एसोसिएटेड होता है मेमोरीज के फॉर्मेशन करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली हम बात करें कि जो ब्रेन का जो हमारा टेम्पोरल जो लोब्स होता है हमारा जो कि हमारा हिप्पोकैम्पस के अंदर ही लोकेटेड होते हैं। तो हिप्पोकैम्पस जो पार्ट्स होता है हमारा उसके अंतर्गत जो टेम्पोरल लोब्स होते हैं वह सिंपली हमारा मेमोरीज के फॉर्मेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए टेम्पोरल लोब इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो पूछे गए हैं इन रिलेशन टू वेन्स एंड आर्टेरी जनरली विच इज ट्रू। यानी यहाँ पर वेन्स और आर्टेरी यानी जो हमारा सिराए और धमनी होता है इसके रिस्पेक्ट में कौन सा 4 ऑप्शन करेक्ट है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हम बात करें कि जो वेन्स होता है हमारा जिसे हम सिरा बोलते हैं यह सिंपली जितने भी डीऑक्सीजनेटेड जो हमारा ब्लड होता है वो हार्ट्स को भेजता है। डीऑक्सी ब्लड होता है वो हमारा हार्ट को भेजता है। जबकि जो हमारा आर्टरी जो होता है जिसे हम धमनी बोलते हैं वह जितने भी हमारा ऑक्सीजनेटेड जो हार्ट्स के जो ब्लड होते हैं वो हमारा ऑल पार्ट ऑफ बॉडी को सेंड करता है। ऑल पार्ट ऑफ बॉडी को सेंड करता है यानी डी जो हमारा वेन्स होगा जितने भी डीऑक्सी ब्लड होंगे वो हार्ट को भेजेगा और आर्टरी जो होगा हमारा वह ऑक्सीजनेटेड जो हमारा हार्ट के ब्लड होंगे उसे
ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में या ट्रांसमिटेड का काम करेगा। तो यहां पर जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर की यहां पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर यहां पर आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड बॉडी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी और वेन्स है वह कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर प्रश्न है हु वाज द प्रीवियस एंड करेंट हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे, यानी रेल मंत्री वर्तमान के और उससे पहले के कौन थे वो यहां पर पूछे गए हैं। तो वर्तमान में तो आप जानते हैं कि अभी करंट में जो रेल मंत्री है वह श्री अश्वनी वैष्णव जी है, जबकि जो इससे पहले थे अश्वनी वैष्णव से पहले वह पीयूष गोयल थे भारत के रेल मंत्री। तो यहाँ पर दोनों पूछा गया था, तो इससे पहले थे वह पीयूष गोयल थे, अब वर्तमान में श्री अश्वनी वैष्णव है रेल मंत्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है इन एन इंडक्शन मोटर विच इज ट्रू, इंडक्शन मोटर के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इंडक्शन मोटर जो होता है इसमें जो स्टार्टर है वो एसी सप्लाई होता है, जबकि जो रोटर होता है उसे कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होता है, यही इसका मोटिव है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी स्टेटर हैज एसी सप्लाई जबकि रोटर डज नॉट हैव एसी इलेक्ट्रिक सप्लाई। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है इन रिलेशन टू GMAW वेल्डिंग विच इज ट्रू। GMAW की अगर बात करें यहां पर तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होता है, जिसके संदर्भ में यहां पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो GMAW वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए सील्डिंग गैस के तौर पर यूज में लिया जाता है, केवल और केवल यही स्टेटमेंट यहां पर सही दिख रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहां पर प्रश्न की बात करें यहां पर तो इन वर्कशॉप बी ऑफन यूज प्लाज्मा कटिंग, व्हाट इज द टाइपिकल प्लाज्मा टेम्परेचर इन प्लाज्मा कटिंग। यानी यहां पर बोला गया कि वर्कशॉप के अंतर्गत हम प्रायः प्लाज्मा कटिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो प्लाज्मा का टेम्परेचर होगा टाइपिकल प्लाज्मा टेम्परेचर वह प्लाज्मा कटिंग के अंतर्गत कितना होगा। तो जो प्लाज्मा का टेम्परेचर होता है टाइपिकली वह 20,000 से लेकर 25,000 के बीच इसका टेम्परेचर होता है। प्लाज्मा टेम्परेचर का जो टाइपिकल रूप से होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर प्रश्न है इन रिलेशन टू अर्थ विच इज ट्रू, यानी अर्थ के पृथ्वी के संबंध में यहां पर कौन सही है। तो पृथ्वी में आप जानते हैं कि एक आपका नॉर्थ पोल होता है, एक आपका साउथ पोल होता है। तो यहां पर सिंपली बोला गया कि जो नॉर्थ पोल होता है हमारा, नॉर्थ पोल को हम आर्कटिक और साउथ पोल को हम अंटार्कटिका बोलते हैं। अंटार्कटिका बोलते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो आर्कटिक जो हमारा जो अंटार्कटिका होता है वो आर्कटिक के मुकाबले ज़्यादा कोल्डर होता है, क्योंकि जो अंटार्कटिका वाले जो पार्ट्स है पूरे के पूरे हमारा बर्फ से भरा हुआ है। तो यहाँ पर बात करें जो ये ज़्यादा कोल्ड होगा रेदर देन यहाँ पर अंटार्कटिका आर्कटिक के मुकाबले में। तो इस प्रकार हम ऑप्शन की तरफ चले हमारा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आर्कटिक इज नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिका इज साउथ पोल। तो सही स्टेटमेंट है। सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि अंटार्कटिका इज मोर कोल्डर देन आर्कटिक, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा ए एवं सी दोनों सही उत्तर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी यानी मल्टीपल ऑप्शन आर करेक्ट यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होते दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला और सी ऑप्शन सही है जबकि बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है। तो इसमें सही उत्तर होगा वो अंटार्कटिका डिजर्ट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पर ध्यान रखें कि जो डिजिट पूछा गया है वह केवल वर्ल्ड में पूछा गया, ना कि सरफेस, नहीं वाट यहाँ पर, तो इसमें आप ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन रेलवे विच इज ट्रू। भारतीय रेलवे के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन बिटवीन बोरीबंदर टू ठाणे, तो यह स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा और भी हम बात करें तो इन्हें पहली बार 16 अप्रैल 1853 में रन किया गया था, जो कि 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए गए थे बोरीबंदर से लेकर थाने के बीच। और इसके अलावा बात करें तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे के तौर पर कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे जो है उसे लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल 1848 से 1856 के बीच पहली बार भारत के अंतर्गत ट्रेन का संचालन किया गया था। तो यहाँ पर बात करें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ बोला गया है कि ट्रेन रन, तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था और जो डिस्टेंस था वो 45 किलोमीटर गलत है, क्योंकि यह 34 किलोमीटर चलाए गए थे। तो यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, द डिस्टेंस थ्रू विच अ स्क्रू थ्रेड एडवांसेज एक्सियली इन 1 टर्न इज कॉल्ड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो डिस्टेंस जो स्क्रू थ्रेड के द्वारा एडवांस में एक्सियली 1 टर्न लिया जाता है, तो वह डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है? तो वह डिस्टेंस सिंपली लेड ऑफ थ्रेड कहलाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, विच टाइप ऑफ गियर इज बेस्ट फॉर ट्रांसमिटिंग मोशन बिटवीन नॉन इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पर बोला गया है कि नॉन परपेंडिकुलर शाफ्ट द्वारा अगर कोई मोशन ट्रांसमिट्स होते हैं गियर के द्वारा, तो वो कौन सा गियर है? तो सिंपली हम जानते हैं कि दो तरह के हमारा गियर्स मूलली हमारा हम यूज में लेते हैं। एक हमारा जो हमारा कंट्रैक्ट रूप से हमारा डायरेक्ट रहता है, इसे हम स्पर गियर बोलते हैं, और एक हमारा जो होता है इस तरह से आपका जो हमारा कोनिकली यहाँ पर कंटेक्ट में रहता है, नॉट अ वर्टिकली परपेंडिकुलरली। ध्यान रखें, तो यह जो गियर होगा वो हमारा बेबल गियर के तौर पर जाना जाएगा, जो कि फोर्स को जो हमारा मोशन को ट्रांसमिट तो करता है, लेकिन नॉन इंटरसेक्टिंग जो परपेंडिकुलर होते हैं उस तौर पर यह ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट विल बी द गियर रेशियो ऑफ अ 10 टूथ गियर ड्राइविंग और 20 टूथ गियर इन अ सिंपल गियर ट्रेन। यानी सिंपल गियर ट्रेन में यहाँ पर गियर रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसमें 10 टीथ गियर जो है वह 20 गियर टीथ को ड्राइव करने का काम कर रहा है। तो इसमें सिंपल रेशियो पूछा गया है यहाँ पर गियर रेशियो। तो सिंपली हम जानते हैं कि इस तरह के जो हमारा रेशियो निकालने के लिए जब हम सिंपल गियर ट्रेन की अगर बात करें तो नंबर ऑफ टीथ ऑफ फॉलोअर, यानी फॉलोअर मीन्स जो यहाँ पर ड्राइविंग कर रहा है, तो 20 की संख्या पर यहाँ पर ड्राइविंग कर रहा है, और नंबर ऑफ टूथ ऑन ड्राइवर जो कि उसे जो पार्टिकुलर किसी दूसरे को ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है, इसकी संख्या 10 है। तो यहाँ पर सिंपली आपका 2:1 के रेशियो में यहाँ पर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स डीसी वेल्डिंग इज बेटर देन एसी वेल्डिंग। इन यहाँ पर बोला गया कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन के एस्पेक्ट्स में हमारा जो डीसी यानी डायरेक्ट करंट वेल्डिंग है, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट्स के मुकाबले वेल्डिंग के मुकाबले में बेटर है। तो हम जानते हैं कि जो अल्टरनेटिव करंट्स में जो हमारा फ्लक्चुएट करता है, लेकिन डायरेक्ट करंट में हमारा डायरेक्ट रूप से इलेक्ट्रिक का मूवमेंट्स होते हैं। तो यानी आर्क स्टेबिलिटी जो होगा हमारा यह हमारा बेटर फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यानी आर्क स्टेबिलिटी के मुकाबले में हमारा डायरेक्ट करंट के वेल्डिंग
एसी करंट बिल्डिंग के मुकाबले बेटर होता है। नेक्स्ट यहां पर प्रश्न है, इन अ रोलिंग प्रोसेस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। यानी यहां पर बोला गया है कि कोई रोलिंग प्रोसेस में कोई मटेरियल को जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, अंडरगोइंग में होते हैं, तो उस प्रकार के हमारा जो स्टेट होता है स्ट्रेस का, वो क्या कहलाता है। तो सिंपली यहाँ पर हम बात करें, कोई मटेरियल हमारा इस फॉर्म में है, पहले जब हम उस पर कोई रोलिंग चलाएंगे हम, तो हमारा इस फॉर्म में जब यहाँ पर रोलिंग हमारा चलेगा, तो जब हम यहाँ पर वर्टिकली हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार के फोर्स जो होगा हमारा, वह स्लाइडिंग फोर्स जो होगा हमारा शियर कहलाएगा। जबकि जो हमारा इस तरह का जो फोर्स लगेगा हमारा, जिसे हम एस यानी वर्टिकली, जिसे हम कंप्रेशन फोर्स बोलते हैं, तो यहाँ पर सिंपली ये हमारा कंप्रेशन फोर्स, और जो ये वाला फोर्स लगेगा, जो हॉरिजॉन्टली फोर्स लगेगा, उसे हम स्लाइडिंग फोर्स यानी शियर फोर्स के तौर पर जानेंगे। यानी कंप्रेशन एवं शियर जो स्ट्रेस होगा, वह स्ट्रेस में हमारा मटेरियल अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन में होंगे रोलिंग प्रोसेस के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए साइक्लिस्ट स्पीड अप टू अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम रेस्ट टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। तो फाइंड द एक्सेलरेशन, यहाँ पर त्वरण यानी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है एक साइक्लिस्ट का, जो कि एक कांस्टेंट रेट, जो कि रेस्ट से चलकर 8 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचता है 6 सेकेंड में। तो यहाँ पर उसके एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। चूंकि आप जानते हैं कि जो हमारा जो साइक्लिस्ट है वह रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो उसका इनिशियल वैल्यू जिसे हम यू से डिनोट करेंगे वो हमारा 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हमारा 8 मीटर सेकेंड है, जिसे हम 20 से डिनोट करेंगे, वो 8 मीटर पर सेकेंड है। और जो हमारा टाइम टेकन हुआ है वो हमारा 6 सेकेंड लगा है। चूंकि हम जानते हैं कि जब हम एक्सेलरेशन निकालना होता है, तो एक्सेलरेशन बराबर हमारा होता है v माइनस यू बाई टी होता है, क्योंकि हमारा टाइम टेकन होता है। v हमारा 8 मीटर पर सेकेंड है, 0 हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और टाइम टेकन हमारा 6 है। तो यहाँ पर हमारा सिंपली जो निकल कर आएगा वह 4/3 निकल कर आएगा, जो कि इक्वल होगा हमारा 1.33 का 33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट हमारा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 1.33 पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल यूनिट मीटर पर सेकेंड दिया गया है, जबकि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल और केवल डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन एंड सडनली यू ड्रॉप्ड योर फोन थ्रू अ विंडो, द फोन विल फॉलो विच पाथ बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। यहाँ पर बोला गया है कि कोई आदमी यहाँ पर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, सडनली उसका फ़ोन ड्रॉप्ड हो जाए, तो इस दौरान जो विंडो से उनका फ़ोन ड्रॉप होगा, तो जब भी वो हिट ग्राउंड पे करेगा उससे पहले वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा। तो जब भी अगर हिट हमारा हाथ से कोई फ़ोन वगैरह रनिंग ट्रेन के अंतर्गत गिरता है अगर, तो वह इस तरह के पाथ फॉलो करता है, जिसे हम बात करें अगर, तो जिस दौरान हमारा बात करें तो सेम टाइम में हमारा हॉरिजॉन्टली और सेम टाइम में हमारा वर्टिकली दो तरह के हमारा फोर्सेस एक साथ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में हमारा काम करता है। तो इस प्रकार जो हमारा पाथ, इस दौरान हमारा जो पाथ फॉर्मेशन होता है उसे हम पाराबोलिक पाथ के तौर पर हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टली और यहाँ पर वर्टिकली सेम टाइम में ग्रेविटी में हमारा फोर्सेस अप्लाई होंगे जब हमसे हाथ से फोन यहाँ पर रन करता है, ड्रॉप होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, बीच यूनियन टेरेटरीज हैज इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर बोला गया कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर ऑफिशियल राजभाषा अंग्रेजी है। तो यहाँ पर ध्यान रखें जो हमारा चारों ऑप्शन दिया गया है, त्रिपुरा, नागालैंड, पुदुचेरी और गोवा। तो यहाँ पर हमारा जो है
यहाँ पर प्रश्न जो होना चाहिए था वो यूनियन टेरिटरी ऑब्लिक स्टेट्स भी होना चाहिए था। तो जो हमारा नागालैंड जो स्टेट्स है एवं अरुणाचल प्रदेश दो स्टेट्स के अंतर्गत जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, इनको एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो भारत राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम, जिसे ओरिजिनली मूल रूप से संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इसको लिखने जो राइटर लिखे थे वंदे मातरम को वह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह वंदे मातरम को लिखा गया है, ओरिजिनली रूप में संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है तिरहुता स्क्रिप्ट इज यूज्ड इन विच टू राइट विच लैंग्वेज। किस भाषा को लिखने के लिए तिरहुता स्क्रिप्ट लिपि का प्रयोग करते हैं। तिरहुता लिपि जो लिखने के लिए यूज में लेते हैं वह मैथिली लैंग्वेज को लिखने में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। नहीं, कौन सा संविधान का कौन सा यहाँ पर आर्टिकल अनुच्छेद भारत के ऑफिशियल लैंग्वेज को डील करता है। तो यह आर्टिकल 343 जो है वह इससे डील करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है इन विच ईयर हिंदी वाज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पर बोला गया है कौन से वर्ष में हिंदी को डिक्लेयर किया गया था एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया को, इंडिया के तौर पर। तो सबसे पहले यह जान ले कि 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान के द्वारा, लेकिन जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था वह 1950 को यह डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉल इन ग रीजन। यहाँ पर ध्यान रखिए सी रीजन यहाँ पर पूछा गया है कि सी रीजन में कौन सा स्टेट यहाँ पर नहीं आता, डजंट फॉल्स। तो असम, बंगाल, झारखंड और सिक्किम। यहाँ पर बात करें हम ग रीजन के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो असम यहाँ पर आता है, वेस्ट बंगाल भी आता है, सिक्किम भी आता है, जबकि झारखंड जो है वह ए रीजन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो लाया गया था 1963 के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम, वह 10 मई 1963 को पारित किया गया था। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच इन सेक्शन 7 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इज कंसर्न्ड। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो राजभाषा अधिनियम 1963 के जो सेक्शन 7 है वो किससे संबंध रखता है। तो वह सिंपली जो हमारा ऑप्शनल यूज ऑफ हिंदी है या अदर ऑफिशियल लैंग्वेज है इन जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स के संबंध में वह सेक्शन 7 के अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है ऑन विच डेट हिंदी वाज एक्सेप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टू इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पर बोला गया कि किस डेट पर हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट करने के लिए भारत के संघ द्वारा असेंबली में भारत के संविधान में शामिल करने के लिए बोला गया था। तो यह सिंपली 14 सितंबर
1949 को यह शामिल करने के लिए रखा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, बोडो लैंग्वेज इज मेजरली यूज्ड इन बीच स्टेट, यानी जो बोडो लैंग्वेज है वह सिंपली जो मेजरली यूज में लिया जाता है वो असम स्टेट्स के अंतर्गत लिए जाते हैं, असम स्टेट के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।